सफलता जिद से मिलती है, जिद करो। अब ये आखिरी टाइम है बेटा, इसमें जिद करें। सक्सेस के लिए जिद बहुत जरूरी है, क्योंकि बगैर जिद के कंफर्ट जोन में नहीं मिलेगी। और अगर आपके अब लास्ट 1 मंथ, लेस देन 1 मंथ, 1.5 मंथ अगर बाकी है, तो अब तुम ये समझ लो, अब अगली पढ़ाई तुम्हारे कंफर्ट जोन से नहीं होगी, 1 थिंग। सेकंड, कुछ लोग थोड़ा सा लैग कर रहे होंगे कि लगता है कि यार मेरा बहुत बढ़िया नहीं चल रहा है, तो हार मानने लगते हो। नहीं, सिर्फ एक ही चीज है जो आपको जिता सकती है, वो है कॉन्टिन्यूअस मेहनत। लगातार मेहनत करो, पढ़ो, सो, अच्छा खाओ, पढ़ो, सो, अच्छा खाओ। प्लान पढ़ो, जो प्लानिंग बनाओ उससे पढ़ो। सिलेबस का पढ़ो, एक्सपेरिमेंट मत करो। जो साल भर पढ़ा है उसको और या साल भर किए गए क्वेश्चंस का एक अच्छा रिवीजन कर डालो। एडिशनल क्वेश्चन प्रोसेस में जुड़े, आपके खूब सारे टेस्ट भी हो रहे हैं। अगर उनमें से टेस्ट कोई आप मिस करते हैं तो कम से कम उनमें से कुछ अच्छे क्वेश्चन जरूर सिलेक्ट कर लें। कई बार होता है कि सारे सब्जेक्ट में मन ना करें, तो कम से कम, जैसे फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि कभी भी कोई सरप्राइजिंग क्वेश्चन आ सकता है। केमिस्ट्री का कोई ऐसा पार्ट है, ऑर्गेनिक वगैरह, वहां से आप क्वेश्चन उठा लो बेटा। ज्यादा नहीं, कई बार आप बहुत करना चाहते हैं तो वो ना करें। तो भाई तुम ये कर लो कि सर हमने पेपर देखा, मैंने बस 5 अच्छे क्वेश्चन मुझे लगे उठा लिया, फिर मैंने रख दिया, चलेगा यार। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ये करो। तो अब अगला हिस्सा जो है आपका, जो भी अब अगला पार्ट है, वो जिद का है। इस दौरान आपने कुछ फुल लेंथ टेस्ट दिए होंगे, नंबर कुछ कम आए होंगे और कुछ के उम्मीद से कम आए होंगे। कुछ लोग एक इनर कॉन्शियस में रहा होगा कि यार जब इतना भी पढ़ा नहीं है, तुम कहोगे पढ़ा नहीं का मतलब क्या है। अभी एक ने वेल प्लान्ड एक कंप्लीट रिवीजन आपका नहीं हुआ, क्योंकि जैसे कि आपसे मेरी बातचीत होती है तो उसके अकॉर्डिंग यू आर इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीटिंग द फर्स्ट रिवीजन। तो व्हेन यू विल कंप्लीट दैट रिवीजन, तब आप टेस्ट देना, तो उसके मार्क्स को थोड़ा प्रायोरिटी देना और उसके आधार पे अपने इम्प्रूवमेंट को अगले टेस्ट के लिए अपने इम्प्रूवमेंट को उसके लिए प्लान करना और अगले रिवीजन में वो प्लानिंग दिखनी चाहिए। एनीवे, गुड इवनिंग। जो लोग लेट आए हैं उनका भी स्वागत है, जो लोग पहले से बैठे हैं उनका भी स्वागत है। दिस इज एम सिंह सर। तो हम लोग जंक्शन डायोड पढ़ रहे थे और जंक्शन डायोड में हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था, ये जो बात कर रहा हूं बिल्कुल अगले टॉपिक के रिलेटेड बात कर रहा हूं। वो क्या है, हमने लास्ट में ये पढ़ा था कि जब जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस होता है बेटा, तो वो 0 रेजिस्टेंस ऑफर करता है अगर वो आइडियल है। और जब क्वेश्चन में ना कुछ लिखा जाए तो जंक्शन डायोड को आप आइडियल ही मानेंगे। तो आइडियल जंक्शन डायोड व्हेन फॉरवर्ड बायस 0 रेजिस्टेंस ऑफर करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह। शॉर्ट सर्किट का मतलब है आप डायोड को हटा दो और एक बगैर रेजिस्टेंस के तार से जोड़ो। अगर वो रिवर्स बायस होता है तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब सर्किट को ब्रेक कर देना, ओपन सर्किट की तरह काम करने लगा है। तुम कहोगे सर ये बात पहले बता चुके, क्यों रिपीट कर रहे हैं। जो हमारी हेडिंग कि जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर, उसमें यही प्रॉपर्टी काम करती है। तो अब आप हेडिंग डालेंगे जंक्शन डायोड एज रेक्टिफायर। और इंपॉर्टेंट है बेटा, इंपॉर्टेंट। पहली बात है कि व्हाट इज रेक्टिफिकेशन, तो तुम्हें सबको याद होगा, टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी, ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने को हम क्या कहते हैं, हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं। और डीसी का मतलब बेटा एक डायरेक्शन में करंट, तो इस तरह से हम कह सकते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट को यूनी डायरेक्शन, यानी एक ही डायरेक्शन की करंट में कन्वर्ट करना। तो रेक्टिफिकेशन मीन्स क्या होता है, रेक्टिफिकेशन मीन्स कन्वर्जन या टू कन्वर्ट एसी इंटू डीसी। एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। डीसी का मतलब क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल करंट। यूनिडायरेक्शनल करंट। इट्स बेटर कि आप साथ लिखते चलें। बोले इतनी बात क्लियर है। अब आपके मन में बात आएगी, ना ही हो तो मेरे मन से ही सुन लो, क्या कि सर आप ये जंक्शन डायोड को रेक्टिफायर की तरह अगर यूज करना है तो ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो ये चीज आप किस आधार पर करें, क्योंकि बेटा आपको सभी को पता है कोई डिवाइस जब डिजाइन करता है एक वैज्ञानिक किसी कंसेप्ट पर बेस करके, तो कंसेप्ट ऑफ द सेमीकंडक्टर, उसकी फॉरवर्ड बायसिंग, उसकी रिवर्स बायसिंग के आधार पर जब वैज्ञानिकों के मन में सबसे पहले विचार आया कि यार हम एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं इसकी इस प्रॉपर्टी से, तो बात है कौन सी प्रॉपर्टी जंक्शन डायोड की और उसकी बायसिंग की एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए बाध्य करती है। इस
इस पॉइंट को जो हमने बोला इसे प्रिंसिपल कहते हैं। तो आई मीन टू से व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड इट कि एसी को डीसी में कैसे कन्वर्ट करेगा। तो प्रिंसिपल इज दैट, अभी बात हो चुकी है जस्ट बिफोर स्टार्टिंग दिस हेडिंग। क्या? व्हेन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस it offers zero resistance. If I am talking about zero resistance, it means that we are telling about the ideal junction diode. तो जंक्शन डायोड जब फॉरवर्ड बायस है तो जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करता है और अपने से करंट को गुजरने देता है, जाने देता है बगैर रेजिस्टेंस ऑफर किए। लेकिन अगर वो रिवर्स बायस होता है तो इन्फिनिटी रेजिस्टेंस ऑफर करता है और अपने से जाने वाली करंट को रोक देता है। इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल एसी को डीसी में कन्वर्ट करने में करते हैं। अब तो मन में प्रश्न है कि कैसे, वही तो बताना है बेटा। तो ये प्रश्न आप अपने अंदर ये भी रखें, ये आएगा। तो ऑन व्हाट प्रिंसिपल वी कैन कन्वर्ट एसी इनटू डीसी? प्रिंसिपल इज वेरी सिंपल। कहते हैं व्हेन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड इट ऑफर्स जीरो रेजिस्टेंस, ये जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करता है। एंड व्हेन रिवर्स बायस्ड इट ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस से क्या होगा? अपने से गुजरने वाली करंट को रोक देगा एंड स्टॉप्स the current passing through जंक्शन डायोड। किस केस में जंक्शन डायोड से जाने वाली करंट को रोक देगा? when it is reverse bias। बोलिए बेटा, इज दिस क्लियर? देखिए ये आ गया। अब बात आएगा बेटा, जंक्शन डायोड का रेक्टिफायर की तरह दो तरह से इस्तेमाल होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। तो लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर, दो तरह के रेक्टिफायर हैं। और पहला बेटा जानते हो क्या है? इसे बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। सभी तुम्हारे मन में हेडिंग को लेकर के जैसे ही कोई बात आए कि सर हाफ वेव इसका क्या मतलब हुआ, सब क्लियर होगा। आप हेडिंग अपने दिमाग में क्वेश्चन मार्क को रखिए, एंड तक सब क्लियर हो जाएगा। हाफ वेव रेक्टिफायर and the second is full wave rectifier। full wave rectifier। तो हम ऑब्वियस बात है जंक्शन डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर स्टार्ट करेंगे। मुझे स्पेस थोड़ा ज्यादा चाहिए होगा, तो जो हेडिंग डालेंगे उसके लिए आप मुझे ऐसा करो, ये लिख लो फिर एक साथ बात। पहली हेडिंग आएगी हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हेडिंग लीजिएगा जंक्शन डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर। तो फर्स्ट इज जंक्शन डायोड एज हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर बताएं बेटा, इसमें सर्किट डायग्राम का बड़ा महत्व है। तो सर्किट डायग्राम को बड़े प्रायोरिटी से देखना और ध्यान से देखना। ये क्या आएगा? देखो, जंक्शन डायोड का हाफ वेव रेक्टिफायर में जानते क्या होता है? इसमें एक ही जंक्शन डायोड यूज होता है। तुम्हें जंक्शन डायोड का सिंबल बताया था ना बेटा, याद है? ऐसे बताया था हमने कहा, ये जो ट्रायंगल डेल्टा टाइप का बनाते हैं, ये पी टाइप क्रिस्टल को रिप्रेजेंट करता है, ये बार जो होता है ये एन टाइप को। ठीक है बेटा, तो ये आ गया यहां पर है। इन व्हाट वे वी हैव टू डू, देखो बेटा आप क्या करेंगे, एक्चुअल में जंक्शन डायोड को जब एक रेक्टिफायर की तरह यूज किया जाता है तो इसमें एक ट्रांसफार्मर लगाना पड़ता है। रीजन है क्योंकि तो पता है बेटा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना ये आमतौर पर कौन करता है? जो आपके पास मोबाइल का अडेप्टर है, चार्जर है, उसके अंदर एक बेटा एक रेक्टिफायर लगा है। वो फुल वेव ही होता है क्योंकि एनर्जी का हम नुकसान नहीं करना चाहते हैं। हाफ वेव में एनर्जी का नुकसान बहुत अच्छा खासा होता है, वो बाद में आ जाएगा। तो आपके पास जो चार्जर है उसके अंदर एक बेटा रेक्टिफायर लगा है, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। साथ ही साथ याद है बेटा, तुम्हारे पास जो चार्जर है, क्योंकि तुम्हारा मोबाइल जो है वो 6 वोल्ट 12 वोल्ट 20 वोल्ट, आजकल तो फास्ट चार्जिंग के चक्कर में 32 और 64 वोल्ट तक पहुंचे जा रहे हैं, लेकिन वो खतरनाक भी है यार। हालांकि टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी बना दी है कि उसके ब्लास्ट होने का चांस नहीं है, लेकिन फिर भी एक डर बना रहता है। फास्ट चार्जर जो आपका डिवाइस है उसके पीछे एक हमेशा डर रहता है कि स्लो चार्जर जो है वो उसके फटने का या डिस्ट्रॉय होने का चांस कम रहता है। तो फास्ट चार्जिंग में एक डर हमेशा रहता है। हालांकि टेक्नोलॉजी इन्होंने अच्छी बना रखी है तो इतना कोई फर्क नहीं आता है, लेकिन फिर भी तुम्हें बताएं, जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर के लिए जो आपका मोबाइल का चार्जर है उसके अंदर लगा हुआ है,
तुम्हारे मोबाइल की चार्जिंग जो है वो जिस डीसी वोल्ट पर होता है वो 220 नहीं है, वो क्या है 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, 32 वोल्ट। हम आमतौर पे स्टैंडर्ड अगर आप आज से 2-3 साल पहले तक चले जाए तो ज्यादातर 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, 18 वोल्ट के ही आपके चार्जर यूज हो रहे थे। तो मैं उन्हीं स्टैंडर्ड के हिसाब से बात कर रहा हूं कि हम जब अपने घर में चार्जिंग के लिए आप अपने मोबाइल को लगाते हैं तो उसका जो अडेप्टर है, जो चार्जर है, वो आप सीधे अपने वहां घर में जो प्लग है उसमें लगा देते हैं। वो तो 220 की सप्लाई देता है। तो उस 220 पे तुम्हारा जो आपका जो वो है ना मोबाइल, वो जो चार्जर है वो तो क्या करेगा, अगर 220 पे अपने मोबाइल को चार्ज कर दो तो जल जाएगा भाई, हीटिंग हो जाएगी। तो इस हमारा मतलब है कि तुम घर पे जब लगाते हो चार्जर, 220 वोल्ट की सप्लाई हो रही है, लेकिन तुम्हारे चार्जर में आउटपुट वोल्टेज जो है वो 6 से 12, 18 आना चाहिए। तो बताओ बेटा, 220 वोल्ट को लो वोल्टेज पे अगर कन्वर्ट करना हो तो स्टेप डाउन ट्रांसफर लगाया जाता है कि स्टेप अप लगाया जाता है? स्टेप डाउन लगाया जाता है। स्टेप डाउन तो हो सकता है डायग्राम बनाते वक्त मैं इतना ध्यान ना रखूं, क्योंकि तुम्हें पता है स्टेप डाउन में क्या होता है, प्राइमरी से सेकेंडरी जाते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स घटते हैं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा ये है, लेकिन अगर हम कई बार हम ये नहीं ध्यान रखते, क्योंकि डायग्राम में कुछ और चीजों का भी ध्यान रखना होता है, तो केवल नंबर ऑफ टर्न्स देख के स्टेप अप स्टेप डाउन का निर्णय मत लीजिएगा। आप याद भी रखिएगा कि जब हम किसी भी जंक्शन डायोड को रेक्टिफायर की तरह इस्तेमाल करते हैं तो आमतौर पर 220 वोल्ट को स्टेप डाउन करके 6, 12, 18 वोल्ट तक लाते हैं। तो पहली चीज समझिएगा, हाफ वेव रेक्टिफायर में एक जंक्शन डायोड यूज होगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड क्या होगा, इसमें हमें ट्रांसफार्मर लगाना पड़ता है तो हम स्टेप डाउन ट्रांसफर लगाएंगे, इसलिए मैं थोड़े से इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ये कर रहा हूं। हालांकि अगर मैंने पहले डायग्राम कभी बनाया उसमें स्टेप डाउन का ध्यान नहीं रखा, कोई बात नहीं, आपको ध्यान रखना है कि स्टेप डाउन करना है, क्योंकि हर चीज ज्योमेट्री पे नहीं जाएगी। ये आएगा और यहां ले जाते हैं, ये लोड ले जाते हैं। बेटा आपने लोड ले लिया, लोड का मतलब हुआ कि जहां पर आउटपुट भेजना है, और आउटपुट आपको कहां भेजना है, मोबाइल में भेजना है अगर आपने चार्जर में यूज किया है, तो इसे लोड कहते हैं। ये बेटा आरएल है, लोड। तो ये दो जो एंड हैं ये आपके मोबाइल में करंट को भेज देते हैं। खैर, हमने बोला कि हम यहाँ एक ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं, ये स्टेप डाउन था, तो ऑब्वियस सी बात है प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे, सेकेंडरी में थोड़े कम होंगे। ये आएगा, यहां पर एसी वोल्ट लगाओगे बेटा, आपको पता है एसी लगाया जाता है, तो ये एसी इनपुट है। किसी का माइक ऑन है बेटा, एसी इनपुट है बेटा। और बेटा ये जो एसी इनपुट है इसकी फ्रीक्वेंसी को अगर लिख लें, फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट वोल्टेज, तुम याद करो हम इस चैप्टर में फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट कर रहे हैं, 2πf। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट अगर एफ है तो यहां से आपको आउटपुट मिलेगा, वही हमें तुम्हें सिखाना है। ये सेकेंडरी कॉइल है, इसका ये एंड फर्स्ट S1 है, ये S2 है। तो आप बताइएगा ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन। स्टेप डाउन है। मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं, जब विदाउट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम समझाते हैं तो कई बार हम ये वाला जो आपका कॉइल है इसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, क्योंकि हमारा पर्पस वहां पर ये स्टेप डाउन स्टेप अप के कंसेप्ट को बताना नहीं होती। तो फिलहाल ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो लेने के बाद क्या है बेटा, जब जंक्शन डायोड को रेक्टिफायर की तरह यूज करेंगे, तो जब एक डायोड डी यूज करेंगे तो इसको आप एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी कॉइल के फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म से यूज करेंगे। लोड आरएल जिसमें करंट को भेजना वहां करेंगे, और यहां पे इनपुट वोल्टेज देंगे। ये एसी इनपुट है, ये आता है। इतना बता लिया। अब इन व्हाट वे इट वर्क्स बेटा, ये कैसे कार्य करता है, हम इस पे अगर आते हैं तो मुझे शायद वेव फॉर्म बताना हो तो जो लिखने का काम है वो हम अलग करेंगे। आपके पास हेडिंग पड़े हुआ है जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर। आप आइएगा, देखो हम वेव फॉर्म ऐसे बना रहे हैं। हम इस जगह पर एसी इनपुट ले लेते हैं, छोटे पल्सेस ले रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि पल्सेस बहुत बड़े हो। यहां पर एसी इनपुट ले रहे हैं। तो देखो हमने ऐसे ले लिया एसी, ये इनपुट है, इनपुट एसी लिया। ऐसे ऑल्टरनेटिंग करंट है, देखो ये इनपुट वोल्टेज है, ये यहीं तक रख लेते हैं। ये इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी एफ है। अब आप समझिएगा, इनपुट यहां से जाएगा और यहां से आउटपुट निकलेगा, वो हम यहां बना रहे हैं, इसी के पैरेलल बना रहे हैं, तो इसलिए इस जगह बना ले रहे हैं। देखो ये डीसी आउटपुट आएगा। आप वेव फॉर्म चाहे तो साथ साथ बना सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। ये डीसी आउटपुट आ जाएगा,
इसे वेव फॉर्म कहते हैं, ये कि वेव की तरह बनाया ना बेटा, इसलिए वेव फॉर्म। ये डीसी आउटपुट आ जाएगा, डीसी आउटपुट ये आ गया। क्लियर? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। चलिए कैसे काम करता है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा एक बार। देखो बेटा, ये आपने इनपुट एसी लगाया, ये ऐसे इनपुट एसी लगा, तो आप ध्यान दो बेटा, एसी का पहला हाफ अगर पॉजिटिव है और तो दूसरा हाफ नेगेटिव होता है, तो जानते हो क्या कहेंगे? ऑल्टरनेटिंग करंट जो इस प्राइमरी पे आएगी, इसका फर्स्ट हाफ अगर पॉजिटिव है, तो बात सुनिएगा, अगर इसका पहला हाफ पॉजिटिव है तो इसमें जो ये इंड्यूस ईएमएफ या वोल्टेज पैदा करेगा सेकेंडरी में, तो इसका अगर पहले हाफ इसके पॉजिटिव होने पर, तो S1 अगर पॉजिटिव होगा तो तुम्हें पता है अगर हम S1 से S2 की तरफ जाएंगे तो लगातार वोल्टेज नेगेटिव होगा। तुम कहोगे ऐसा क्यों कह रहे हैं बेटा? आप समझिएगा, ये एसी इनपुट वोल्टेज है, ये फ्लक्स में चेंज करके इसमें इंड्यूस ईएमएफ पैदा करता है, सेकेंडरी में जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा वो इसमें करंट पैदा करता है। करंट हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ के बदलाव से ही पैदा होती है, मतलब करंट तभी पैदा होगी जब पोटेंशियल में डिफरेंस होगा। तो मेरा मतलब है अगर इस सेकेंडरी कॉइल में जो पोटेंशियल पैदा हुआ है, तो अगर फर्स्ट एंड हायर है तो लोअर एंड क्या होगा? लोअर होगा, यानी नेगेटिव होगा। किसी को लगे कि सर अगर फर्स्ट नेगेटिव है, ले ले भाई, अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। तो कहने का मतलब हुआ कि या तो S1 पॉजिटिव वोल्टेज होगा तो S2 नेगेटिव होगा, अगर S2 पॉजिटिव होगा तो S1 नेगेटिव होगा। ओवरऑल समझिएगा, अगर इनपुट वोल्टेज में पहले हाफ में ये आना, यहां पे देखना जहां पर मैं उंगली रखे हूं, अगर AC पॉजिटिव है तो अगर S1 पॉजिटिव वोल्टेज पे जाता है जहां पर इंड्यूस ईएमएफ आएगा तो S2 नेगेटिव होगा। अब जरा इस जंक्शन डायोड को ध्यान से देखो, देखो बेटा, इस जंक्शन डायोड में पॉजिटिव टर्मिनल P टाइप से कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल देखो यहां से आया है N टाइप से कनेक्टेड है। बताओ, जब पॉजिटिव P टाइप से कनेक्टेड हो और नेगेटिव टर्मिनल N टाइप से कनेक्टेड हो तो ये फॉरवर्ड बायसिंग का पहचान है कि रिवर्स बायसिंग का? फॉरवर्ड। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा? इसका मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ एसी में अगर S1 इज हायर वोल्टेज, S2 विल बी एट लोअर वोल्टेज, देन इट विल बी फॉरवर्ड बायस, यानी ये अपने से करंट को गुजरने देगा। तो मैंने बताया था जिस डायरेक्शन में ये इसका ये डेल्टा का एरो होता है, इसी डायरेक्शन में जंक्शन डायोड जो होता है फॉरवर्ड करंट को भेजता है। फॉरवर्ड करंट मतलब वो करंट जो फॉरवर्ड बायसिंग से पैदा होती है, रिवर्स वाली करंट नहीं। तो आप देखो करंट इधर पैदा होगी, मैं यहां नहीं बना रहा हूं, ऐसे बना देखो करंट इधर पैदा होगी, ये जाएगा इस डायरेक्शन में करंट जाएगी, और इस सर्किट में आपको क्लॉकवाइज करंट मिलेगी, आउटपुट से आपको क्लॉकवाइज करंट मिलेगी। तो जरा ध्यान से देखिएगा, देखो यहां बना रहा हूं, एसी के पहले हाफ में अगर ये पॉजिटिव है तो मैंने कहा ये हायर है, ये लोअर है, और इसमें से करंट जा रही, तो तुम कहोगे सर इसके करस्पॉन्डिंग उसी डायरेक्शन में करंट मिलेगी जिधर ये था, ये करंट आपको मिलेगी। अब आप देखना, अगर फर्स्ट हाफ ऑफ एसी में पहला हाफ में जो था ये पॉजिटिव था, तो निश्चित रूप से देखो सेकंड हाफ में ये नेगेटिव हो गया। तो अगर अब इनपुट वोल्टेज सेकंड हाफ में नेगेटिव हुआ, देखो यहां पर ये नेगेटिव हुआ, अगर ये नेगेटिव होगा तो ये पोलैरिटी बदल जाएगी। अब ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस पॉजिटिव P टाइप से कनेक्टेड है नेगेटिव, और पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड विद N टाइप, ये रिवर्स बायस हो जाएगा। यानी कि अगर पहले हाफ ऑफ एसी में ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, ये फॉरवर्ड बायस था, इसने आउटपुट वोल्टेज दिया, क्योंकि फॉरवर्ड बायस डायोड कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगाता है और करंट को कहता है भाई चले जाओ। लेकिन अगर ये माइनस हो गया और P टाइप से कनेक्टेड हुआ, प्लस हो गया, N टाइप से कनेक्टेड हुआ, ये रिवर्स बायस होगा। रिवर्स बायस का मतलब है ये एक तरह से स्विच ऑफ कर देगा करंट को, सर्किट को तोड़ देगा, अब करंट नहीं मिलेगी, इसलिए लोअर हाफ में आपको करंट नहीं मिलेगी। फिर यही प्रोसेस रिपीट होता जाएगा। देखो बेटा, फर्स्ट पॉजिटिव हाफ में मिला, नेगेटिव में रिवर्स होता बायस होने नहीं मिला, फिर पॉजिटिव होगा बेटा, देखो अब ये फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव ये हो गया, तो फिर ये फॉरवर्ड बायस करंट मिलेगा, फिर नीचे वाले में नहीं मिलेगा, फिर आप देखिएगा ऊपर वाले में करंट मिलेगा। तो अगर तुम देखो बेटा, एक वेव यहां तक आती है, इसके सिर्फ आधे में आउटपुट मिलता है, बाकी आधे में नहीं मिलता है, आधे में मिलता है, बाकी आधे में नहीं मिलता है, इसीलिए इसको हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। बोलिए इतनी बात। अगली एक और बात देखिएगा, इस पे इनपुट वोल्टेज जो था इसकी फ्रीक्वेंसी F थी, तो देखो आउटपुट की भी फ्रीक्वेंसी क्या, देखो ये डीसी में समझना बेटा, डीसी में ये क्या है, ये डीसी में देखो वन साइकिल,
तुम कहोगे हाउ मैनी साइकिल्स, तो तुम कहोगे ठीक, जैसे इसमें मिला इसमें नहीं मिला, तो तुम कहोगे एक फ्रीक्वेंसी यानी ऑसिलेशन ये होगा, अगला ऑसिलेशन ये होगा, अगला ऑसिलेशन ये होगा। गौर से देखो, इसमें ऑसिलेशन यहां से यहां तक एक माना जाता था, मतलब फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, और एक ऑसिलेशन का टाइम जो होता है वो टाइम पीरियड होता है। तो एसी में इतने को एक ऑसिलेशन कहते हैं। तो अगर आप मेरे डायग्राम में देखो, वन ऑसिलेशन एसी का ये यहां तक हुआ, दूसरा ऑसिलेशन यहां तक हुआ, तीसरा ऑसिलेशन यहां तक हुआ। एक्चुअली तीन ही तो ऑसिलेशन हो रहे थे, तो अगर मैं कहूं ये तीन ऑसिलेशन एक सेकंड में हुए थे, तो तुम कहोगे सर इसकी फ्रीक्वेंसी 3 थी। वही तो यहां हो रहा, देखो डीसी में ये से एक कंप्लीट ऑसिलेशन कहेंगे, वन ऑसिलेशन। ये नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, ये वन ऑसिलेशन है, ये सेकंड ऑसिलेशन, ये थर्ड ऑसिलेशन। बताइए उतने टाइम में इसके कितने ऑसिलेशन है? 3। इसका मतलब इसकी भी फ्रीक्वेंसी 3 हुई, तो इसका मतलब एफ आउटपुट जो होगा वो सेम होगा। तो इसका मतलब क्या बना, हाफ वेव रेक्टिफायर में इनपुट वोल्टेज जो कि एसी है और आउटपुट जो डीसी है उसकी फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन नहीं होता। अब तो मन में एक और प्रश्न आ सकता है कि सर डीसी में फ्रीक्वेंसी कैसे? डीसी तो स्मूथ करंट होती है, डीसी तो करंट ऐसे होती है, वो तो बदलाव ही नहीं लेती फ्लक्चुएशन। तो बेटा ध्यान रखना, यहां पर ये फ्लक्चुएटिंग डीसी बन रही है, ये स्मूथ डीसी नहीं बन रही है। वास्तव में डीसी का यहां पर क्या फिजिकल कंसेप्ट, सिर्फ फिजिक्स का कंसेप्ट ले रहे हैं क्या? जब करंट एक ही डायरेक्शन में, देखो ऊपर ही ऊपर रहती, तो इसे डायरेक्ट करंट या यूनिडायरेक्शनल करंट कहते हैं, और ये फ्लक्चुएट कर रही है। मतलब अगर तुम्हारे घर में डीसी करंट की सप्लाई हो, वो फ्लक्चुएट करेगी, तो तुम्हें लगेगा कि लाइट जो है वो होता है ना, थोड़ी कम ज्यादा हो रही है, तुम्हें लगेगा अप डाउन आ रहे हैं, तो ये फ्लक्चुएटिंग करंट है। तुम कहोगे कि सर इसका मतलब हम जो बैटरी चार्ज करते हैं उसमें डीसी आती है वो फ्लक्चुएटिंग हो? नहीं बेटा। फिर आउटपुट में कैपेसिटर वगैरह लगा के स्मूथ करंट बनाई जाती है। अगर यहां पर आरएल के पैरेलल में कैपेसिटर लगा दें, वहां से गुजारते हैं, तो ये जो करंट ऐसी थी ये आउटपुट पे जाके लगभग इसके फ्लक्चुएशन बहुत छोटे ऐसे ऐसे हो जाते हैं। आधा किया तो ऐसे 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 ऐसे। बताओ यहां पर चेंजेस बड़े तेज थे, यहां कम है, तो ये स्मूथ करंट हो जाती है। तो मेरी बात ध्यान रखिएगा, डीसी जरूर मिलेगी, लेकिन वो चेंज हो रही होगी, एक ही डायरेक्शन में जरूर होगी, लेकिन कम ज्यादा हो रही होगी, कम ज्यादा, और इसलिए इसकी कोई फ्रीक्वेंसी होगी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन नहीं होता है। अगर आपसे पूछा जाए इन व्हाट वे वी कैन मेक दिस फ्लक्चुएटिंग डायरेक्ट करंट इनटू स्मूथ डायरेक्ट करंट, तो लिखोगे ईदर बाय यूजिंग कैपेसिटर और इंडक्टर भी करते हैं बेटा, क्योंकि कैपेसिटर को कहते हैं इसके साथ पैरेलल में लगा दें, और अगर तुम्हें कैपेसिटर नहीं लगाना तो इंडक्टर लगा दो। इंडक्टर को सीरीज में लगा करके किया जा सकता है। तो तुम कह सकते हो बाय यूजिंग कैपेसिटर और इंडक्टर, जिसे कॉइल कहते हैं, इन आउटपुट लोड रेजिस्टेंस वी कैन मेक दिस करंट विच इज फ्लक्चुएटिंग एज ए स्मूथ। तो चलिए आपने ये लिख लिया, तो मैं इसमें बताऊं हम यहां पे क्या पॉइंट आया। अगर हम पहला अगला पॉइंट लिख क्या हुआ, इन हाफ वेव रेक्टिफायर, इन हाफ वेव रेक्टिफायर फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट वोल्टेज इज सेम रहता है। दूसरा, जो आउटपुट वोल्टेज मिलता है वो अगर फ्लक्चुएट कर रहा है, आउटपुट डीसी इज फ्लक्चुएटिंग, ये फ्लक्चुएटिंग होगा टू मेक इट स्मूथ। अगर आप इसे स्मूथ करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, लोड के साथ पैरेलल में कैपेसिटर या सीरीज में इंडक्टर जोड़ा जा सकता है। वी कैन यूज कैपेसिटर in parallel with लोड RL, लोड कहते हैं इसको, और इंडक्टर जिसे L कहते हैं, इन सीरीज विद R। चलिए अब मैं एक चीज बता दूं, इसे वेव फॉर्म कहते हैं। इसमें एक ही जंक्शन डायोड यूज होता है। तो तुम्हें अगर एक पॉइंट और इस पे लिखना हो तो कह सकते हो इन हाफ वेव रेक्टिफायर वन डायोड इज यूज, वन जंक्शन डायोड इज यूज्ड, एक ही डायोड यूज करते हैं। करेक्ट? या अब तुम्हारे मन में ये बात आएगी कि सर फ्रीक्वेंसी इनपुट की आउटपुट की सेम है,
चलिए ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट एफिशिएंसी? एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है कि भैया इनपुट की तुलना में आउटपुट कितना मिल रहा है। तो एक चीज बताओ बेटा, केवल प्रैक्टिकल नॉलेज से बताना, हाफ वेव रेक्टिफायर का जो एफिशिएंसी है वो क्या 50% से ज्यादा होगी कि कम होगी या 100% के आसपास होगी? सोच के बताओ प्रैक्टिकली। नहीं, किससे कम होगी? डेटा क्या बोला, 50% से या 100% से? 50 से कम होगी, बिल्कुल सही बात बेटा। जानते हो क्यों मैं ये बात प्रैक्टिकल कह रहा हूं? क्योंकि कई बार बच्चे को डेटा नहीं याद रहता। तो भाई याद रखो, हर वेव का आधा हिस्सा तो बेकार ही हो जा रहा है ना यार। पॉजिटिव हाफ में आउटपुट मिल रहा था, नेगेटिव मिल ही नहीं रहा, तो इसका तो हर वेव का आधा तो बर्बाद हो रहा है। तो 50% तो क्लियर कट लॉस है। और जो ऊपर वाले में आधा मिल रहा है उसका भी तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस में, पूरे सर्किट का कुछ ना कुछ इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है, उसमें नुकसान होगा। तो आधा तो शुद्ध रूप से बेकार हो जा रहा है, आधा जो है उसका भी कुछ हिस्सा होगा। तो वास्तव में इसकी एफिशिएंसी लगभग 40.5% होती है। राउंड ऑफ में हम लोग 41% बोल देते हैं, लेकिन 40.5% होती है। तो अगला पॉइंट आएगा एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर is 40.5%, यानी ईटा इक्वल टू 40.5% ये होती है। लगभग 40.5%, कई जगह आपको 41 लिख दिया जाएगा। बोलिए, इसमें अभी तक किसी के मन में किसी तरह का प्रश्न हो तो पूछ सकते हो। और बेटा हाफ वेव रेक्टिफायर में मैं तुम्हें फिर से बोलो, हाफ वेव रेक्टिफायर में आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं, मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो मैंने शुरुआत में चैप्टर में बताया था। अभी जो वीडियो बना रहा था उसमें नहीं डाला था, वो आने वाले टाइम में मैं डालूंगा। तब है क्योंकि इस समय थोड़ा टाइम भी नहीं मिल रहा है, थोड़ा गर्मी भी कुछ ज्यादा हो गया आएगा। चलिएगा, मैं इसको हटा दूं, अब मैं फुल वेव पे जाऊं। चलिए, मेरा जो अभी हाफ वेव रेक्टिफायर के इसके मोटे मोटे पॉइंट में फिर से बोल दूं। हाफ वेव रेक्टिफायर में एक जंक्शन डायोड यूज होता है। ये केवल और केवल एक एसी वेव का या एसी पल्स का सिर्फ आधा हिस्सा आउटपुट में देता है। आउटपुट में डीसी करंट जरूर मिलती है, लेकिन वो फ्लक्चुएटिंग होती है, वेरी करती है। उसको स्मूथ बनाने के लिए आउटपुट में लोड के साथ हम कैपेसिटर या इंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं कि इसकी एफिशिएंसी निश्चित रूप से 50% से कम होगी, क्योंकि आधा हिस्सा तो बर्बादी हो जाता है, जो कि 40.5% है। इनपुट और आउटपुट दोनों की फ्रीक्वेंसी में अंतर नहीं आता है, सेम रहता है, राइट। लेकिन हमारा उद्देश्य तो हाफ वेव रेक्टिफायर रखना है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम क्यों 50% का नुकसान करेंगे? हम क्यों 50% का नुकसान करेंगे? हम तो पूरा लेंगे भाई। तो हम जो नीचे वाली आधी वेव कट जा रही है, नीचे वाली हमेशा नहीं, मैंने बताया ना शुरुआत में, मैंने समझाया था कि अगर रिवर्स बायसिंग ऊपर वाली जो वेव गई उससे हो जाएगा तो वो नहीं मिलेगा, एक पल्स मिलेगा, इधर अपवर्ड वाली या डाउनवर्ड वाली। और अगर डाउनवर्ड वाली मिलेगी तो फिर पूरे में डाउनवर्ड वाली ही मिलेगी, और अगर ऊपर वाली मिलेगी तो फिर पूरे के पूरे प्रोसेस में ऊपर वाली मिलेगी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि एनर्जी का नुकसान रोका जाए, तो हम फुल वेव रेक्टिफायर पे बात करेंगे। तो आपका अगला हेडिंग आएगा फुल वेव रेक्टिफायर।